जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि 27 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इनमें हम लोग क्वेश्चनों को कुछ देख चुके हैं और उसका वीडियो हमने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। अगर जो वीडियो आप लोग को नहीं सही दिख रहा है तो उसके लिए कमेंट करिएगा, पुनः आपको वीडियो बना देंगे, अभी टाइम है। तो अभी आगे क्वेश्चन को देखते चलिए, यदि दिखता है तो उससे काम आप लोग चलाइए। देखिए हमारा क्वेश्चन जो देता है 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हम नोट कर ले रहे हैं, 1-2 सुबह के टाइम में हमने कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देता है एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी है और एक लड़का है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास ये खेत है, इस खेत में हमको कार्य करना है। तो यहाँ पर एक आदमी लगा हुआ है और एक जो है लड़का लगा हुआ है। ये आदमी है और आदमी का मतलब ये मैन हो गया और ये आपका बॉय हो गया, ठीक है, इसको बॉय समझिए। तो इस खेत में जब ये दोनों लोग काम करते हैं, दोनों लोग मिल करके इस खेत के काम को 24 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में, ठीक है। लड़का और आदमी, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। इस खेत में जो भी काम करना होगा उस काम को ये लोग कितने दिनों में समाप्त कर पाते हैं? 24 दिन में। आगे क्वेश्चन में कहता है और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब आदमियों की संख्या यहाँ पे 2 गो कर दिया जा रहा है। आदमी हमारे पास 2 गो हो जा रहे हैं, ठीक है। और लड़के हमारे पास कितने हो जा रहे हैं? तो लड़के हमारे पास 7 गो हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लड़के हैं ये हमारे पास कितने हो जा रहे हैं? 7 गो हो जा रहे हैं, ठीक है। 7 लड़के हैं और 2 ही हमारे क्या हैं? आदमी। अब ये जब दोनों लोग मिल कर के काम को करते हैं तो उस कंडीशन में ये काम हमारा 8 दिन में समाप्त हो जाता है। 8 दिन में हमारा काम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आदमी कितने हैं? 2 और लड़के कितने हो गए हैं? 7, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। आप क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे, अर्थात अगर जो एक लड़का इस खेत में काम करे तो कितने दिन में काम को कर सकता है, या एक आदमी इस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि माना अलग अलग एक आदमी उस काम को, माना अलग अलग काम को करने में, लिखिए माना अलग अलग काम को करने में, काम को करने में एक आदमी X दिन तथा एक लड़का Y दिन लगाता है। इसका मतलब समझिए कि एक आदमी जब उस काम को करेगा तो X दिन में टोटल कामों कर लेगा। चूँकि एक आदमी के साथ में एक लड़का है तो 24 दिन में समाप्त हो रही है, लेकिन केवल एक आदमी उस काम को करेगा ना तो X दिन में कर लेगा। अगर एक लड़का उस काम को कर रहा है केवल अकेले तो उस काम को Y दिन में ख़त्म करेगा। प्रश्नानुसार में हम आएंगे, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार में यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने आप लोग को बनाया था। चूँकि एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का एक दिन में काम करते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिए,
24 दिन में एक आदमी और एक लड़का एक काम को करते हैं। 24 दिन में एक आदमी और एक लड़का एक काम को करते हैं, तो एक दिन में यहाँ पर एक आदमी है और उसके साथ में एक लड़का भी है। एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलके 24 दिन में एक काम को करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/24। कितना काम करेंगे? 1/24। ठीक है। इस 24 दिन को एक दिन बनाने के लिए हम यहाँ 24 से भाग करेंगे और इधर भी 24 से भाग करेंगे, तो ये 24 कट के मेरा एक दिन बन जाएगा। ठीक है। और 1/24 आएगा, यानी कि 24 दिन में एक काम होता है तो एक दिन में 1/24 होगा। यही कंडीशन ऐसे आगे है। अगर 8 दिन में मान लीजिए एक काम होता है, तो आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में 1/8 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा? 1/8 काम होगा। ये 8 हमारा इसके बटे चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर एक आदमी और एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 1/24 करेगा। कितना करेगा? 1/24। अब यहाँ देखिए, एक आदमी जो है ना x दिन में उस काम को करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 1/x करेगा। एक लड़का एक दिन में काम कितना करेगा? एक लड़का y दिन में काम को करता था, तो एक दिन में 1/y करेगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1/24 काम हो पाएगा। ये एक आदमी के एक दिन का काम है और ये एक लड़का के एक दिन का काम है। दोनों को हमने ऐड किया तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/24 हुआ। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। पुनः आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है 2 आदमी और 7 लड़के। यहाँ लिखिए पुनः 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को एक दिन में करेंगे। कितना करेंगे? 1/8। चूँकि 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो वह एक दिन में कितना करेंगे? मान लीजिए वह काम तो एक ही है ना, तो 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते थे, लेकिन वह एक दिन में कितना करेंगे? 1/8 करेंगे। अब देखिए, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 2/x करेगा। अगर 3 आदमी रहेंगे तो 3/x काम होगा, 4 आदमी रहेंगे तो 4/x काम होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, एक लड़का एक दिन में 1/y काम करता है, तो 7 लड़के हैं तो 7/y काम होगा एक दिन में, और टोटल हमारा कितना काम हो जाएगा? 1/8। 2 आदमी और 7 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम समीकरण 1 में क्या करते हैं? 2 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, इधर लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, जगह थोड़ा मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 गुणे 2 से। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो जब यहाँ 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा? 2/x आएगा। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2/y आएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2/24 होगा। 2/24 हमारा कट के 1/12 बन जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 3। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। यहाँ प्लस चिन्ह है, माइनस में बदलेगा, ये भी माइनस में बदलेगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस छिपा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये 2/x हमारा कट जाएगा। 7/y में से 2/y को हम घटाएंगे। 7 में से 2 घटेगा तो 5/y बचेगा, है ना। दोनों का हर y है तो 7 में से 2 घट जाएगा। और 1/8 में से 1/12 को घटाना है। 1/8 में से 1/12 को घटाना है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, 1/y बराबर 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 8 से 24 हमारा 3 बार में कटेगा, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 3 आएगा। 12 से 24 हमारा 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा।
1/y बराबर घटाना करेंगे तो 1/24 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। यानी कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकता है अकेले, 24 दिन में कर सकता है ना। दूसरा चीज ये तो हमारा y का मान आ गया 24। अब हमें y का मान समीकरण मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं पर, देखिए ज़रा सा। हाँ, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये 5/y था, सॉरी मिस्टेक हो गया, हम भी कह रहे हैं मिस्टेक हो रहा है कहीं। ये 5/y था, 1/y लिखा गया है ना, 5 क्या था y। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y करने y और 24×5 120 होता है। यानी कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में अकेले कर सकता है, 120 दिन में कर सकता है। अब यह y का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो x का भी मान निकल जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, एक आदमी का काम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे y बराबर 120 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 1/x लिखा है प्लस 1/y देखिए लिखा है, तो हम 1/ क्या लिखेंगे 120 बराबर 1/ कितना है 24। अब 1/120 को उधर ले जाएंगे तो 1/x बराबर 1/24 माइनस 1/120 हो जाएगा। 1/x इक्वल 24 और 120 का एलसीएम हमारा 120 होगा। 24×5 120 5 बार में कट जाएगा, तो 5 का हम 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा। 120 से 120 एक ही बार में कटेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। 1/x बराबर 5 में से घटाएंगे तो 4/120 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 1 कम 4 4 3 12 यानी 30 बार में कट जाएगा। तो 1/x की वैल्यू हो गई 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 30। इसका रिपोर्ट निकल गया। अतः एक आदमी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, तथा एक लड़का अकेले उसी काम को 120 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक आदमी अकेले उस काम को करेगा कितने दिन में, 30 दिन में, तथा एक लड़का अकेले उस काम को करेगा 120 दिन में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, स्पष्ट आप लोग को दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये तो स्पष्ट आप लोग को दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का है, हमने आप लोग को बताया है कि हम क्वेश्चन हर एक टाइप का बताते हैं। अगर जो हर एक टाइप आपको तैयार है तो पेपर में एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन बनाएगा, आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। जरा सा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये धारा है, ये हमारा धारा है, यानी कि धारा इधर से इधर जा रही है, ऐसे हमारा धारा जा रही है। तो ये जो धारा जाती है, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक नाव है,
ये आप कल्पना कर लीजिए कि आपका क्या है, एक नाव है। तो इस नाव से हम अगर इधर जा रहे हैं तो इस दिशा को हम कहेंगे धारा के अनुकूल। ये क्या कहलाएगा, धारा के अनुकूल। यानी जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में धारा हमारा बह रहा है उसी दिशा में नाव जाती है तो उसे हम धारा के अनुकूल दिशा कहते हैं। और यदि नाव हमारी यहाँ है और यहाँ से नाव हमारी इस साइड में आ रही है तो ये कहलाएगा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा के विपरीत। अगर धारा हमारी इधर बह के जा रही है तो नाव उल्टा आ रही है, जिधर धारा जा रही है उसके विपरीत आ रही है तो वह धारा के प्रतिकूल कहलाएगा। यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है। और धारा के अनुकूल क्या होती है, जिस दिशा में धारा बह के जा रही है उसी दिशा में नाव भी जा रही है। तो अनुकूल और प्रतिकूल आप लोग को समझ में आया हो। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में यही कहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितना बताया जा रहा है, 30 किलोमीटर, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितना बताया जा रहा है, 44 किलोमीटर, ठीक है, जाती है। यानी कि 10 घंटे समय में ये 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल गई है और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चली आई है। और टोटल टाइम कितना ली है, 10 घंटा। ये 44 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 44 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ये दोनों दूरियों को तय की है। ये धारा के अनुकूल की है, ये प्रतिकूल की है, लेकिन टाइम कितना लगाई है ना, 10 घंटा लगाई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। देखिए, अब ये 13 घंटे का जब समय लगाती है तो 40 किलोमीटर ये प्रतिकूल जाती है और अनुकूल कितना जाती है, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर ये अनुकूल जाती है और 44 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है। और टाइम कितना लगाती है, 13 घंटा, ठीक है। 13 घंटा में 40 किलोमीटर, 40 दिया है, 44 नहीं है, 40 है। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। अब हमसे ये जो धारा चल रहा है ना, इस धारा की चाल पूछा जा रहा है। और स्थिर जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, नाव की चाल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। अब आपको समझने वाली बात है, स्थिर जल का मतलब है कि धारा हमारा बह नहीं रहा है, उस समय बताइए नाव किस चाल से चलेगी। धारा हमारा शांत है, जल हमारा स्थिर है, इधर उधर किसी भी दिशा में जल हमारा नहीं बह रहा है, तो हमारा उस समय नाव किस स्पीड से जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और धारा की चाल, जब धारा चल रही थी वह कंडीशन में धारा की चाल क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि स्थिर जल में नाव की चाल अगर जो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा थी उसकी चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा सा समझिएगा, जब हमारी नाव धारा की दिशा में जाती है तो वह तेज जाती है, और जब धारा के विपरीत आती है तो स्लो हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वह धारा के दिशा में जाती है तो तेज इसलिए जाती है कि धारा की चाल और नाव की चाल दोनों आपस में मिल जाती हैं। अर्थात धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, नाव प्लस धारा दोनों की चाल मिल जाती है, दोनों की चाल क्या होती है, मिल जाती है। धारा की दिशा में नाव और धारा दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है, इसलिए हमारी नाव तेज जाती है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव हमारा स्लो आती है। ऐसा क्यों होता है,
तो नाव के चाल को धारा की चाल कम करता है, धारा उसको रोकता है, इसीलिए वो स्लो आता है। अर्थात धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि धारा की चाल नाव के चाल को कम करता है। यानी कि नाव के चाल में से कितना चाल कम करता है? जितनी धारा है, जितना धारा का बल है, जिस स्पीड से वो जा रहा, अपनी स्पीड तक ने उसको कम कर सकता है। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है? घट जाती है। यानी नाव के चाल में से धारा की चाल हमारी घट जाती है, इसलिए नाव हमारा स्लो आता है। इतनी सी बात यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल स्लो क्यों होती है? क्योंकि नाव की चाल में से धारा की चाल हमारा घटने लगता है। अगर नाव हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और धारा हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है, तो जब हम धारा के दिशा में जाएंगे तो 10 और 3 मिल के 13 की स्पीड से आपका नाव जाएगा। लेकिन अगर हम धारा के विपरीत आ रहे हैं तो वही 10 में से 3 हमारा घट जाएगा, हम 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ पाएंगे। ठीक है। अर्थात धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल में से आप धारा की चाल को घटा लीजिएगा और धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए नाव और धारा के चाल को जोड़ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने वहाँ बता ही दिया है कि जो जो पूछा उसको हम मानेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? नाव और धारा का जुड़ जाएगा। यह है नाव की चाल और यह है धारा की चाल, दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी। x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जब नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की और धारा की दोनों चाल आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब यहाँ पर हमारा नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, यानी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए हम धारा की दिशा में कितना पहले जा रहे थे? तो पहले हम 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहे थे और धारा के विपरीत कितना आ रहे थे? 30 किलोमीटर आ रहे थे। तो टोटल टाइम हमको कितना लगा था? 10 घंटा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में लगा समय। तो समय आपका कितना बताया गया है? 10 घंटा। तो बराबर में हम क्या लिख लेंगे? 10 घंटा। इसलिए ध्यान से देखिए हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं। धारा की दिशा में जब 44 किलोमीटर हम गए हैं तो कितना टाइम लगा है। धारा के विपरीत दिशा में हम
30 किलोमीटर जब आए हैं तो कितना टाइम लगा है, वह दोनों टाइम मिला करके टोटल तो 10 घंटा लगा है। लेकिन जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा, ये दोनों टाइम को जब हम जोड़ेंगे तब तो 10 घंटा होगा। तो हम 44 किलोमीटर जाने का समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम जब धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जा रहे हैं तो दूरी तो हम 44 किलोमीटर जा रहे हैं, और चाल हमारी क्या है बताइए, धारा की दिशा में हम जब जा रहे हैं तो उस समय नाव की चाल हमारी कितनी है, x + y है। दूसरी चीज, अब हम धारा के विपरीत आ रहे हैं कितना, 30 किलोमीटर, तो दूरी तो 30 किलोमीटर हो गई। और किस चाल से आ रहे हैं, तो धारा के विपरीत हम किस चाल से आ रहे हैं, x - y के चाल से आ रहे हैं। अब ये धारा के दिशा में जाने का समय है और ये धारा के विपरीत दिशा में आने का समय है। इन दोनों समय को जब जोड़ा जाता है तो ये कितना होता है, 10 घंटा होता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं या 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22 बटे x + y प्लस ये हो जाएगा 15 बटे x - y बराबर में ये हो जाएगा 5। हमने 2 से क्या किया है, भाग दे दिया है, ठीक है। या 2 कॉमन लेकर के 10 को आप काट सकते हैं। अगला कंडीशन देखिए, हम धारा की दिशा में 55 किलोमीटर गए हैं और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर आए हैं, तो कितना समय लगा है, 13 घंटा। यहाँ दूसरा कंडीशन हमने लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे आप पुनः धारा की दिशा में, पुनः धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर आने, 40 किलोमीटर आने में नाव द्वारा लगा समय, नाव द्वारा लगा समय। हम नाव से ही तो जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 13 घंटा। यहाँ पर भी आपको लिखना चाहिए 30 किलोमीटर आने में नाव द्वारा लगा समय, ठीक है। आने में नाव द्वारा लगा समय, ठीक है। दोनों में हम नाव से ही जा रहे हैं और आ रहे हैं, दोनों कंडीशन में तो नाव द्वारा ही तो जा रहे हैं, तो समय देखा जाएगा। तो कितना लग रहा है, 13 घंटा। अब यहाँ देखिए धारा की दिशा में हम 55 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, तो 55 हमारा दूरी हो गया, और दूरी के बटे हमको क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो चाल बताइए हमारा क्या है, x + y है धारा की दिशा में, है ना। यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, x + y। अब धारा के विपरीत हम कितना आ रहे हैं, 40 किलोमीटर आ रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में तो दूरी 40 हो जा रही है, और चाल हमारा चाहिए विपरीत दिशा वाला, तो उस समय क्या है, x - y है। और ये टोटल मिला करके जब दोनों समय को जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, 13 घंटा हो जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जो भी x और y के मान प्राप्त होंगे वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। अब इन सबको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे इधर ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है हमारा 55 और यहाँ है हमारा 22। अगर हम 55 और 22 को बराबर करना चाहते हैं तो 55 में हम 2 का गुणा करें तो 55 दूनी 110 हो जाएगा। अब 22 में हम 5 का गुणा करें तो 22 पाँचे भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में हम 5 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 गुणे 5, तथा समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 गुणे 2 से। अब ये कार्य हम करेंगे यहाँ पर इस साइड में।
तो समीकरण 1 में आप 5 का गुणा करिए तो समीकरण 1 में हम 1 मिनट, समीकरण 1 आपका कहाँ यहाँ है ना, तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो 22 पचे कितना होगा 110 हो जाएगा, बटे नीचे हमारा x प्लस कितना दिया है y, फिर हम 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पचे 75 होगा और इनके बटे होगा x माइनस वाई, और फिर हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या बना 3। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में हमको किसका गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, तो 55 दूनी 110 होगा, 40 दूनी 80 होगा और 13 दूना 26 होगा, बाकी बटे वाला संख्या वही रहेगा। तो 55 दूनी मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ, बटे में x प्लस वाई, और 40 दूनी यहाँ 80 हो गया, बटे में x माइनस वाई, और बराबर में आपका 13 दूनी 26 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटा दें तो यहाँ प्लस चिन्ह माइनस में बदलेगा, ये भी प्लस माइनस में बदलेगा और ये भी प्लस माइनस में, ये हमारे कट जाएंगे। 75 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा और नीचे हमारा x माइनस वाई बचेगा। 25 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, हम माइनस चिन्ह दोनों साइड के कैंसिल करेंगे। x माइनस वाई का 1 में गुणा होगा तो बराबर में हमारे 5 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण नंबर हमारा 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर जो 5 निकला है ये हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। यहाँ पर रखने से हमें x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 से x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यही देखिए समीकरण 1 है, यहाँ 22 बटे एक्स प्लस वाई दिया है, तो आप 22 बटे एक्स प्लस वाई को नोट कर लीजिए, प्लस 15 के बटे एक्स माइनस वाई है, तो आप 15 के बटे एक्स माइनस वाई का मान देखिए क्या निकाले हैं 5, तो आप 5 लिखेंगे, बराबर में इसके क्या दिया है 5, तो आप फिर यहाँ 5 लिखेंगे। अब इस 5 से हम इस 15 को 3 बार में काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर, ये प्लस 3 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये -3 बनेगा और 5 में से 3 घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2। समझ पा रहे हैं ना, ये +3 है क्योंकि ये कट के तो देखिए +3 बचा है। अब ये +3 जब बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 5 में से जब 3 को निकाल देंगे तो 2 बचेगा, 2 से हम 22 को काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 से 22 ये 11 बार में कट जाएगा। x प्लस वाई का 1 में गुणा होगा, बराबर में 11 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण नंबर हमारा 6 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, चलिए यहाँ से देखिए, x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण 6 है, और x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 5 है। दोनों समीकरण को हम ऐड कर लें, समीकरण 6 में 5 को, तो y हमारा कट जाएगा, 2x बराबर 16 आएगा, 2 से 16 8 बार में कटेगा तो x बराबर 8 आएगा। x बराबर 8 आप समीकरण 6 में रख लीजिए, x बराबर 8 समीकरण 6 में रखने पर तो 8 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 11। x की जगह हमने 8 रखा, प्लस में y है बराबर में 11। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर होगा 11 माइनस 8, y बराबर हमारा हो जाएगा 3। यानी कि शांत या स्थिर जल में, अतः स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है बताइए। तो स्थिर जल में हमने नाव की चाल माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि x का मान आया है 8, तो आप लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल
तो देखिए धारा की चाल हमने क्या माना था, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया है 3, तो आप लिखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार देख लेते हैं, परफेक्ट आप लोग का दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, दिख रहा है, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा फोकस है इसलिए उतना नहीं रहा, लेकिन हमने बोल रहा है तो बोला हुआ बात तो आप लोग को सुनाई दे ही रहा है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ हमने बोला है, x बराबर 8 समीकरण 6 में रखने पर, यही चीज़ आपको नहीं स्पष्ट हो रहा है जो कि हमने बोल दिया है। अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे के क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए, क्योंकि आप लोग के लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं ताकि जब आप लोग पेपर में अच्छे मार्क हासिल करें, तो आप लोग का भी फर्ज होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दिया है एक चक्री चतुर्भुज ABCD के कोण हैं। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज जो होगा ना वह एक चक्रदार गोला में होगा। चक्र देखे हैं, चक्र कैसा होता है, गोल होता है। तो इस गोले के अंदर एक चतुर्भुज बना होगा, ये चतुर्भुज आपका गोले के अंदर होगा इस तरह से। इसी को हम चक्री चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं ये चक्रदार गोले पर हैं। इसका नाम आप A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए, इसका नाम C और इसका नाम D। ये शीर्ष C है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष A है और ये शीर्ष D है। तो चक्री चतुर्भुज के 4 शीर्ष होंगे। चतुर्भुज है तो 4 ही शीर्ष होंगे, लेकिन ये चक्रदार गोले पर होंगे। ठीक है ना, मतलब चक्कर में होंगे। चक्र का मतलब होता है गोल। तो ये चक्री चतुर्भुज ABCD के कोण हैं, किस तरह से हैं, कोण A बराबर 6x + 10। ये जो कोण A है ना, इसका वैल्यू देता है 6x + 10। उसके बाद देता है कोण B बराबर 5x। ये जो कोण B है इसका वैल्यू है 5x। इसके बाद देता है कोण C बराबर x + y। ये कोण C आपका है x + y। और कोण D बराबर देता है, तथा कोण D बराबर 3y - 10। कोण D कितना है, 3y - 10। इस तरह से इनके चारों कोणों को दे दिया है। हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें x y के मान ज्ञात करना है और चतुर्भुज के ABCD जो 4 कोण दिखाई देते हैं उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चूँकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं इनका योगफल होता है 180 डिग्री। इसलिए कोण A + कोण C बराबर
80 डिग्री होगा। आगे लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चुकी के चिन्ह लगाकर, ऐसे चुकी के चिन्ह लगाकर इसको लिख लीजिएगा। कोण ए का वैल्यू आपको देखिए 6x + 10 दिया है। कोण सी का वैल्यू x + y दिया है बराबर में 180। 6x में हम x को जोड़ेंगे तो 7x बनेगा और प्लस में आपका y है। ये 10 अचर संख्या है तो बराबर के उधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा, यानी 180 में से 10 घटेगा तो 170 आएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। पुनः कोण B प्लस कोण D ये मिल के 180 डिग्री होगा, क्योंकि B के सम्मुख कोण कौन है? D है। अब जो कोण B दिया है उसका मान देखिए 5x है, प्लस कोण D जो दिया है उसका मान है 3y - 10 बराबर 180। अब देखिए 5x + 3y बराबर -10, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये +10 होगा, यानी इसमें 10 हमारा प्लस हो जाएगा तो 180 में 10 को जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 90। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 नहीं है, 1 है। तो इसे 3 बनाने के लिए यदि हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेना है। यहाँ लिख देना है समीकरण 1 × 3 से। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करिए, 3 सते होगा 21x प्लस 3y बराबर 3 का 170 में गुणा 17 × 51 510। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, 3 का हमने 170 में गुणा किया तो 510 आ गया। अब समीकरण 2 में से हम समीकरण 3 को घटाएंगे, क्योंकि 3y का चिन्ह दोनों जगह पर सेम दिख रहा है और जब भी चिन्ह हमारा सेम दिखता है तो घटाना पड़ता है। घटाना करने से ये चिन्ह हमारे बदलते हैं नीचे वाले। यहाँ प्लस चिन्ह है माइनस होगा, यहाँ भी प्लस चिन्ह है माइनस होगा, यहाँ भी प्लस चिन्ह है माइनस होगा। ये 3y का चिन्ह प्लस है, इस 3y का चिन्ह माइनस हो गया, जिसकी वजह से कट जाएगा। 5x में से 21 को हम घटा दें तो माइनस का 16x बचेगा और 190 में से हमें 510 को घटाना है तो बचेगा माइनस में 0, 11 में से 9 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी माइनस के 320 बचेगा। हम माइनस चिन्ह से माइनस को काट देंगे तो 16x बराबर आएगा 320। 16 से हम 320 को 20 बार में काट सकते हैं। x की वैल्यू हमारा 20 आ रही है। अब यह x की वैल्यू जो 20 आया है इसे हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखिए 7 लिखा है, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 7 के बाद यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर x आता है तो x के जगह हमें 20 रखना है। प्लस में हमारा क्या दे रहा है? y, और बराबर में क्या दे रहा है? 170। 20 का हम 7 से गुणा करेंगे तो 140 होगा। प्लस में है y बराबर है 170। y बराबर 170, 140 उधर जाके माइनस 140 होगा। y बराबर घटाना करेंगे तो 30 आएगा। यानी x और y का मान बोला था बताने के लिए, तो x बराबर 20 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अगली कंडीशन, इसके चारों कोणों को भी बताने के लिए कहा है। तो आप कोण A बराबर देखेंगे तो लिखा है 6, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 6 के बाद यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है। फिर x का मान आप 20 लिखेंगे, आप प्लस में 10 को जोड़ेंगे तो 20 में 6 का गुणा होगा 120 होगा और उसमें 10 को जोड़ें तो 130 डिग्री होगा। फिर कोण B निकालेंगे तो 5 यहाँ दिख रहा है, फिर बगल में गुणे का चिन्ह है। x की वैल्यू हम 20 रखेंगे, 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह होगा
तो 20 पचे हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। कोण सी को निकालिए। कोण सी हमारा x प्लस वाई है, तो x का मान हम कितना लिखेंगे 20, अब प्लस y का मान कितना लिखेंगे 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 20 मिलके 50। ठीक है। कोण डी की वैल्यू निकालना है, तो कोण डी में देखिए लिखा है 3 गुणे y का मान हम 30 लिखेंगे और माइनस उसमें से करेंगे 10। तो 30 तियाँ 90, 90 में से 10 को घटाएंगे तो 80 डिग्री। यही हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है। इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। 130 और 100 मिलके 230 होगा, फिर उसमें हम 50 को जोड़ेंगे 280 और 280 में हम 80 को जोड़ेंगे तो 360 ही होगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगली सी चीज, कोण ए और कोण सी मिलके 180 डिग्री होना चाहिए था। हमने बोला चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो कोण ए और कोण सी 130 और 50 को आप जोड़ेंगे तो 180 आपका आएगा। कोण बी और कोण डी भी मिलके 180 होना चाहिए था, तो बी 100 निकला है, डी 80 निकला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा बन रहा है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको हटाते हैं। ये सब हमारे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन हैं। इनके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। जो कक्षा में विद्यार्थी होते हैं उन्हें पंक्तियों में खड़ा किया जाता है प्रेयर के टाइम पर, या पीटी कराया जाता है तब भी खड़ा किया जाता है। तो वही कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है आपका एक कक्षा, इसमें कुछ विद्यार्थी मान लीजिए हैं, इसको हम विद्यार्थी मान लेते हैं। इस तरह से हमारे कुछ विद्यार्थी इसमें हैं। ठीक है, हम इनको जानते नहीं कितने हैं, हमने वैसे कुछ बना दिया है नमूने के तौर पर। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो 4 या 12 को मैंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस कक्षा में विद्यार्थी हैं, अब इनको हमें पंक्तियों में खड़ा कराना है। इस तरह से हमारी पंक्तियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं में हमको खड़ा कराना है विद्यार्थियों को। ठीक है, ऐसे पता नहीं कितनी पंक्तियाँ बनी हैं, हमको मालूम नहीं है। अब हमारे विद्यार्थी क्या होंगे, यहाँ पर आकर के ऐसे पंक्तियों में खड़ा होना शुरू होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला यही कहता है इस पंक्ति में भी खड़े होंगे, यहाँ पर भी खड़े होंगे, यहाँ पर भी खड़े होंगे। तो जितना यहाँ खड़ा करना वहीं उतना ही सभी जगह पे कराना है ना। अब एक बात बताइए, ये देखिए हमने 3-3 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया, 3-3 विद्यार्थियों को मैंने खड़ा कर दिया। अब एक बात बताइए, पंक्तियाँ कितनी हैं 4, और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं 3, तो 4-3 का गुणा करने से हमारा आया 12, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं 12 विद्यार्थी हैं, है कि नहीं है। यानी विद्यार्थियों की टोटल संख्या अगर जो हमें जानना है
तो हम कुल पंक्तियों की संख्या जानना चाहेंगे कि टोटल पंक्तियां कितनी हैं और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं, उनकी संख्या हमको जानना है। देखिए टोटल पंक्तियां कितनी हैं, 4। पंक्ति कितनी है, 4। और पंक्ति में हमने किसका गुणा किया है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है ना, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये हमने किया है। हाँ तो देखिए हमने क्या कहा, एक बार देख लेते हैं। आप लोगों का वीडियो सही से चल रहा है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक आ रहा। हाँ तो देखिए हमने क्या कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें कुल पंक्ति पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कुल पंक्ति पता होना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पता होना चाहिए। अगर हमें कुल पंक्तियों की संख्या पता हो और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पता हो, तो उन दोनों का गुणा करने से जो प्राप्त होता है उससे क्या पता चलता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या पता चलता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि एक लाइन में 3 बच्चों को खड़ा कराए हैं और 4 पंक्तियाँ बनी हैं, तो 4 पंक्ति में मैंने 3 का गुणा किया तो 12 विद्यार्थी हमारे निकल के आ रहे हैं, अर्थात इस क्लास में 12 विद्यार्थी थे, है कि नहीं है। तो देखिए जब हमको पता ही नहीं है कि कितने हमारी पंक्तियाँ हैं, हम कुल पंक्तियाँ तो जानते नहीं इस क्वेश्चन में कितने हैं, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये भी हम नहीं जानते हैं, तो इसको हम मानेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हम मान लेंगे, माना कुल पंक्तियाँ x हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना मान लिए, y। हमने कुल पंक्तियां कितना मान लिया, x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लिया, y। तो x और y का जब गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, xy मिलेगा, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा क्या होगा, xy होगा। क्योंकि हमने यहाँ बताया है कि कुल पंक्ति में प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या का जब हम गुणा करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने कुल पंक्तियाँ x माना, तो हमने कुल पंक्ति की जगह x लिखा, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y माना, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y लिखा, और इन दोनों की गुणा करने से xy आया, जिससे कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चला। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। अब देखिए हमने कुल पंक्तियां भी जान गया, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी मान लिया, और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी ये भी हमने जान लिया। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार में, प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, पंक्ति में कितने विद्यार्थी अधिक होते हैं, 3। चूँकि प्रत्येक पंक्ति में
कितने विद्यार्थी हैं, y विद्यार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला कहा है कि चूंकि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी y के जगह पर यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए, चूंकि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए इसको हटा देंगे। देखिएगा ध्यान से, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, हम पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना माने थे, y, लेकिन y के जगह पर ये बोलता है कि 3 विद्यार्थी हमारे अधिक होते हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, y तो हम एक पंक्ति में माने हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितना माने हैं, y माने हैं कि विद्यार्थी हैं, लेकिन y के जगह पे 3 बोलता अधिक करने के लिए, तो मैं y + 3 कर दिया। तो उस कंडीशन में पंक्ति कितनी होती, एक पंक्ति कम होती। एक पंक्ति क्या होती, कम। पंक्ति हमारा कुल कितना बना था, x, लेकिन उस कंडीशन में जब मैं 3 विद्यार्थी अधिक खड़ा कराऊंगा तो मेरी पंक्तियां एक क्या होगी, कम होगी, और इन दोनों के गुणा करने से क्या निकलेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या निकलेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, y + 3 x - 1। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे x का y में, तो ये xy होगा, x का 3 में करेंगे तो 3x होगा, -1 से y में करेंगे तो -y, और -1 से +3 में करेंगे तो -3। और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है xy ऑलरेडी है। ठीक है, हम घटा बढ़ा के कैसे भी खड़ा करें, विद्यार्थी तो हमारे घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, जितने क्लास में उतना ही रहेंगे। तो xy से हमारा xy कट जाएगा, 3x - y = 3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो यहाँ आप लिखेंगे चूँकि, और पुनः शब्द डालकर, पुनः यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी यहाँ 3 विद्यार्थी कम होते, ठीक है, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। इसलिए कुल विद्यार्थियों की अब हम संख्या निकालेंगे। इसलिए क्या निकलेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिएगा, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम करना है, हम पंक्ति में y विद्यार्थी रखे थे, अब उसमें से हमको 3 विद्यार्थी कम कर लेना है, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। उस समय हमारा x पंक्तियां बन रहा था, जब y थे तो x बन रहा था, लेकिन मैंने 3 विद्यार्थी अब कम कर दिया है, तो पंक्तियां अब x नहीं बनेगा, 2 अधिक बनेगा, x + कितना बनेगा, 2। ये रहा क्वेश्चन के कहने की बात। अगर इतनी सी बात आप समझ में आ रहा है आपको, तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका xy है, x से y में गुणा करा लीजिए, xy -x का 3 में करेंगे तो 3x होगा, +2 का y में करेंगे तो 2y होगा, और +2 का -3 से करेंगे -6 होगा। xy कट जाएगा पक्षांतर करने पर, ये -3x इधर लेकर आइए तो +3x होगा, +2y इधर आकर के -2y बराबर में 6। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में 3x ऑलरेडी मैच कर रहा है, अर्थात हम विलोपन विधि यहाँ लगा सकते हैं, कुछ हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 3x - y
बराबर 3, ये समीकरण 1 है। 3x माइनस 2y बराबर 6, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब इसको हम घटाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, इससे ये मेरा कट जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जरा सा इधर देखिए, ये 3x इधर आके प्लस हुआ है, 2y इधर आया है माइनस हुआ है, बराबर -6 बचा है। क्या बचा है? -6। तो यहाँ हमारा -6 था, जब चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम 1y में से 2y को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 2y में से 1y को घटाएंगे तो 1y बचेगा, और 3 में 6 को जोड़ लेंगे तो 9 आएगा, यानी y बराबर 9 निकल गया। अब y बराबर 9 समीकरण 1 में रख लीजिए, y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर पूरा हम आप लोग को लिखने का प्रोसेस बता रहे हैं, शार्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है वो टोटल प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यही ऊपर वाला है, देखिए 3x माइनस y की जगह हम 9 लिखेंगे, बराबर 3, 3x बराबर ये 9 हमारा उधर जाके +9 बनेगा, यानी +9 का मतलब इसमें हम 9 को ऐड कर लिए, तो 9 3 कितना हो गया? 12, और 3 से 12 हमारा 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 4। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या था बताइए? विद्यार्थियों की संख्या xy था, x का मान हमने 4 निकाला, गुणे y है तो y का मान हमने 9 निकाला, 4 और 9 का गुणा कराएंगे तो 36 हमारा आएगा आंसर। यानी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 36 थी। इस तरह से हमारा 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण के भी कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन द्विघात समीकरण के देख लेते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ a b c हमारे अचर संख्या हैं। a b c क्या है? अचर संख्या है। ठीक है, और अगली सी चीज़, द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है? 2। यहाँ पर देखिए एक घात है जो कि 2 से कम है, तो इस और यहाँ पर चर की घात कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कोई चर है ये नहीं है, तो वहाँ पे चर की घात क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे चर है तो इसका घात 1 है, और यहाँ पे चर है तो क्या है? 2। तो द्विघात समीकरण में जो चर होते हैं उसके अधिकतम घात क्या होते हैं? 2। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कहता है कि निम्न में द्विघात समीकरण को छांटिए, तो हम द्विघात समीकरण उन्हें ही कहेंगे जिनमें चर की अधिक से अधिक घात कितनी दिखाई दे? 2 दिखाई दे, उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाएगा। अगर जो 2 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है या 2 से कम हमारा घात दिखाई दे रहा है तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया
2x प्लस 7 इक्वल 0। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2x पर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ पे चर की अधिकतम घात देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वही होगा जिनमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण की पहचान करने आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक चीज़ और देखिए, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो उसके जो मूल होते हैं, मूल का मतलब उसके शून्यक जो होते हैं, ठीक है, उसके जो मान होते हैं वो भी 2 ही होते हैं। जितने चर की घात अधिकतम होती है उतना ही उसके मूल होते हैं, उतना ही उसके मान होते हैं, उतना ही उसके शून्यक होते हैं। आप मूल कहिए, मान कहिए, शून्यक कहिए, ठीक है, वैल्यू कह लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देता है, हल कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 48 इक्वल 0। ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे चर हमारा क्या है, t दिखाई दे रहा है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 3t स्क्वायर इक्वल 48, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3 से हम 48 को 16 बार में कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब बताइए t स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। अब ये जो 16 है इसका हम वर्गमूल लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर का भी वर्गमूल लेना है। तो टी स्क्वायर का वर्गमूल टी निकलेगा और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 निकलेगा। यानी कि जो इसके मान हैं वो +4 और -4 दोनों हैं। टी के जो मान हैं वो +4 भी है और -4 भी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, टी का मान एक +4 है, दूसरा क्या है, -4 है। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं, 7 नंबर को। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए 3 यहाँ पर आपको लिखना है, 8वां क्वेश्चन के हल में लिखना है, चूंकि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। एक बात जरा सा समझिए, तो इस क्वेश्चन में हमें m का मान बताना है। थोड़ा सा समझिए, होता है विविधकर, विविधकर, और विविधकर का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविधकर को हम d से दर्शाते हैं, कैपिटल D से, और d बराबर यही हमारा फार्मूला होता है। d बराबर क्या फार्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूला में क्या होना चाहिए, ज़रा ध्यान से समझिए। अगर जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर निकलता है, 0 के, अर्थात d का मान 0 के बराबर जब होता है तो उस समय b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। इस कंडीशन में इसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात, जब मूलों के लक्षण हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा इसके बारे में बता देंगे। अभी आगे हम लोग को मूलों के लक्षण को समझना है, ठीक है। तो आप समझिए बस, मूल कब बराबर होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो इसके मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला है चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए या भी इसको मत लिखिए, इतना लिख लीजिए, चूंकि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है,
ठीक है। अब यहाँ लिखिए, इसलिए द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इस द्विघात समीकरण में हम तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे, क्योंकि इस फार्मूला में देखिए ए बी सी दिख रहा है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, इसी से तुलना किया जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ए का मान 3 हो जाएगा। एक्स का गुणांक देखिए b है और यहाँ x का गुणांक -12 है, तो b बराबर आपका -12 हो जाएगा। यहाँ पर अचर संख्या c है और यहाँ पर अचर संख्या m है, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m। अब हम लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो हमेशा यही फार्मूला होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम b का मान लिखेंगे -12 और उस पर स्क्वायर लगा करके माइनस में 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया है 3, फिर मल्टीप्लाई c का मान कितना दिया है m इक्वल 0। ये जो 4ac है ना, 4ac गुणे के रूप में है। किसके रूप में है, गुणे के। 4 और a के बीच में गुणे का चिन्ह है, a और c के बीच में गुणे का चिन्ह है, आप लोग को पता होगा। अब -12 का स्क्वायर होता है 144, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, -3 चौका 12 का m में गुणा होगा तो 12m होगा बराबर 0। 144 बराबर 12m को उधर ले जाएं तो इसका माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और हम प्लस चिन्ह यहाँ छिपा देंगे। 12 से हम 144 को 12 बार में काट सकते हैं, तो m बराबर हमारे पास 12 आ गया। m बराबर 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इस क्वेश्चन में m का मान ही हमसे पूछा था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है x के मान ज्ञात करना है। इसमें x के अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 मूल आएंगे। तो हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 0 है। अब देखिए इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिरधराचार्य सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर खयम विधि ऐसे करके देता है जिसे सिरधराचार्य विधि ही कहा जाता है। तो जब कहेगा सूत्र के प्रयोग से इसके मूल ज्ञात करिए तो हम सिरधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। जब क्वेश्चन में कहेगा केवल मूल ज्ञात करिए और सूत्र का नाम नहीं लेगा तो आप इसको गुणनखंड विधि से हल करिए या सूत्र लगाकर हल करिए। हल आपको करके मूल निकालना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से बता रहे हैं क्योंकि ये नहीं कहा है कि सूत्र के प्रयोग करके आप इसे हल करिए। जब कहेगा सूत्र के प्रयोग करके हल कीजिए तो उस तरह के क्वेश्चनों को आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि से देखिए कैसे होगा। इसलिए कैसे गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उस संख्या को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 को नोट कर लेंगे। अब इस 2 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे, जिस संख्या के पास
x नहीं दिखाई दे रहा है, जो अचर संख्या यहाँ देखिए बराबर की इधर हमारा अचर संख्या कौन है, 1 है, इसी 1 में गुणा हो जाएगा। यानी x स्क्वायर के गुणांक का हम अचर संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 को हमें 2 भागों में बांटना है, इसको इस तरह से 2 भागों में बांटिए कि इन दोनों भागों के गुणा करने से 2 आवे, और इस 2 के सामने यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने पर इस x का गुणांक जो दिख रहा है 2 काड़ी में 2, ये आना चाहिए। तो हम इस 2 को लिख सकते हैं काड़ी में 2, काड़ी में 2। अगर हम काड़ी में 2 काड़ी में 2 का गुणा करें तो 2 आएगा, और काड़ी में 2 और काड़ी में 2, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 2 काड़ी में 2 आएगा, और इनका गुणा करने पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस 2 को हमें इसी तरह से बांटना था कि इन दोनों पार्ट का गुणा करने से 2 आवे, और इन दोनों को ऐड करने पे 2 काड़ी में 2 आवे। ये जो 2 काड़ी में 2 दिख रहा है, x के आगे जो गुणांक दिख रहा है, तो 2 काड़ी में 2 कब आएगा, जब मैं काड़ी में 2 प्लस काड़ी में 2 लिखूंगा तब आएगा। तो ध्यान से देखिए आगे हम इसलिए में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 काड़ी में 2 हमारा आ रहा है, काड़ी में 2 और काड़ी में 2 को जोड़ने से, फिर बगल में हम x प्लस 1 लिख करके बराबर में 0 लिखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x का यहाँ गुणा होगा तो काड़ी में 2x, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, फिर x का काड़ी में 2 का गुणा होगा तो काड़ी में 2x प्लस में 1 इक्वल 0। इस x का गुणा कोष्टक के अंदर जो संख्या दिख रहा है उनमें खाली किया जाएगा। तो x का गुणा जब इनके पास इसमें करेंगे काड़ी में 2 से, तो इनके पास हमारा x आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये टोटल हमारे 4 पद इधर बनेंगे बराबर की इधर, जिनमें से 2-2 पदों को हम एक साथ में रख के कॉमन निकालेंगे। आपको पता है कि ये मेरा काड़ी में 2x है और ये 2x स्क्वायर है। अभी हमने बोला कि जो 2 है इसको हम काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 लिख सकते हैं, अर्थात इस 2 के पास 2 गो काड़ी में 2 है, तो यहाँ 2 गो काड़ी में 2 है और यहाँ 1 गो काड़ी में 2 है। दोनों में से मैं एक काड़ी में 2 कॉमन निकाल लूँगा, जिसे अंडर रूट कहा जाता है। 1 गो काड़ी में 2 मैंने कॉमन निकाला, x मेरा 2 है, यहाँ x मेरा 1 है, तो हमने 1 गो x भी कॉमन निकाला। कॉमन वो होता है जो दोनों के पास से बराबर बराबर निकल सके। तो दोनों के पास से मैं 1-1 गो x आराम से निकाल सकता हूँ। दोनों के पास से हम 1-1 गो काड़ी में 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 गो अंडर रूट 2 है, इसके पास तो 2 गो नहीं है भाई, 1 ही गो है अंडर रूट 2, तो 1 ही हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो 2 अंडर रूट था, उस 2 गो अंडर रूट में से 1 गो अंडर रूट 2 मैंने बाहर निकाला, तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। x 2 था, 1 बाहर निकला तो 1 x बचेगा, माइनस ये टोटल नंबर मेरा बाहर निकल गया, तो इसका गुणांक 1 बच जाएगा। हर एक नंबर का गुणांक 1 होता है, अगर वह नंबर टोटल मेरा कॉमन में निकल जाता है तो उसका गुणांक 1 बच जाता है। इन दोनों में कॉमन मेरा कुछ नहीं है, तो इनका गुणांक ऑलरेडी 1 होता है, 1 हम कॉमन ले लेंगे। जिन नंबरों में हमें कुछ नहीं एक जैसा दिखता है उनका गुणांक ऑलरेडी 1 होता है। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो ऑलरेडी वही 1 हमने कॉमन ले लिया। और जब हम इनका गुणांक 1 कॉमन लेंगे तो इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ऑलरेडी यही अंक हमारे रहेंगे, अंडर रूट 2x। माइनस चिन्ह ये देखिए कॉमन हो रहा है, जब माइनस चिन्ह कॉमन होगा तो ये आगे वाला चिन्ह हमारा बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 रहेगा। हमने कहा ना कि जब दोनों नंबर में 1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, जो भी ये अंक है वैसे को वैसे रह जाएगा। क्योंकि यदि कहीं 3 है तो इसको मैं 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ, कहीं 5 है तो मैं 5 गुणे 1 लिख सकता हूँ। तो बताओ मैं 1 को जब कॉमन निकालूंगा तो ये 3-5 तो वैसे को वैसे बच जा रहे हैं, वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब अंडर रूट 2x माइनस 1 हमारे ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसे ही दिखना चाहिए, ज़रा भी अलग नहीं होना चाहिए, तो ये एक जैसे मेरे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 2x माइनस 1 मेरा ये ब्रैकेट के अंदर वाले अंक कॉमन हो गए। बाहर है अंडर रूट 2x माइनस 1, बाहर है अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर में 0। बाहर वाले को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, अंदर वाले को कॉमन लेकर एक जगह लिखेंगे। अब ये दोनों सेम हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0 है, इसलिए अंडर रूट 2x बराबर 1 होगा,
या x बराबर 1/√2 होगा। तो जब ये ब्रैकेट जैसा है वैसा ही सेम ये भी ब्रैकेट है, तो यहाँ से भी तो x का मान यही आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/√2 कामा 1/√2 है। यही हमारा आंसर होगा। अब हमने 2 बार क्यों लिखा, तो अभी हमने समझाया कि इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 1/√2 आया। सेम ऐसे ही ब्रैकेट आगे है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही मान आएगा, x का मान 1/√2 ही आएगा। और यह ब्रैकेट हमारे 0 के इक्वल हैं, इसलिए इन ब्रैकेट के इक्वल हम 0 को रख रहे हैं। ये संख्या मेरे किसके इक्वल है, 0 के। ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो इनके बराबर भी 0 और इनके बराबर भी 0 रखेंगे। यदि इनके बराबर हम 0 रखते हैं तो जो मान आएगा, इनके बराबर भी 0 रखने पर वही मान आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हैं, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर के बाद हम लोग आगे के 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 4 = 0 को गुणनखंडन विधि द्वारा हल कीजिए। अभी जो हमने जिस विधि से 9 नंबर के क्वेश्चन को हल किया था वह गुणनखंडन विधि है, उसी विधि से इसको भी हल करना है। अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि x के मान x के अधिकतम घात कितने हैं, 2, तो द्विघात समीकरण है। इसमें भी इसके जो मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे। तो हमने क्या कहा इसका गुणनखंड करने के लिए कि x² के आगे जो इसका संख्या x² का जो गुणांक है, उस गुणांक का हम गुणा किस में कराते हैं, बराबर की इधर अचर संख्या कौन है, -4, इसमें हम गुणा कराएंगे। तो 3 का -4 में गुणा हो तो -12 आएगा। अब इस -12 को हमें 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, ऐसा 2 भाग इसका बनाना है कि गुणा करने पे -12 आवे और घटाना करने पर, ऑलरेडी देखिए घटाना है ना, उनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 × 2, 6 दूनी कितना होगा 12, और ये माइनस चिन्ह लाना है तो मैं यहाँ पे माइनस को लगा दे रहा हूँ। 6 दूनी 12, माइनस चिन्ह में देखिए 12 ऑलरेडी आएगा, क्योंकि ये माइनस में है 2। ठीक है, अन्यथा इस माइनस से आप मत समझिए, इस माइनस से मत घबराइए। 6 और 2 का गुणा करके केवल आप 12 लाइए। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि इन दोनों को घटाना करना है, तो 6 में से 2 को घटाएं तो कितना आएगा, 4। ये माइनस चिन्ह यही बताता है कि इन दोनों को घटाना करने पे 4 आना चाहिए, क्योंकि इसके आगे देखिए 4 लिखा हुआ है। उस तरह से हम 12 के 2 भाग 4 × 3 भी लिख सकते हैं। 4 × 3 = 12 होता है, लेकिन 4 और 3 का घटाना करेंगे तो 1 आएगा, ये 4 नहीं आएगा, इसलिए 12 के 2 भाग ये 4 × 3 नहीं बनेगा। तो 12 के 2 भाग कौन बनेगा, 6 × 2, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इस 4 की जगह हम 6 - 2 लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 6 - 2। ठीक है ना, 6 - 2 बराबर कितना आ रहा है, 4। तो 4 की जगह 6 - 2 लिखेंगे, बगल में x -4 = 0। 3x² माइनस x से 6 में गुणा हुआ 6x, इस माइनस से माइनस में गुणा हुआ तो प्लस बन गया, माइनस का माइनस में हुआ तो प्लस। x के 2 में करेंगे तो 2x -4 = 0। 4 लोग हैं, इनमें से शुरू के 2 लोग और लास्ट के 2 लोग में कॉमन खोजिए। तो इन दोनों में हमारा 3x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 को मैं 3 × 2, 6 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो 6 के पास 3 भी है, 2 भी है, तो इन दोनों में 3x मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे मेरा एक x बच जाएगा और इसके पास 2 बच जाएगा, क्योंकि भाई 3 तो कॉमन निकल गया, 6 का 3 कॉमन निकल गया, 3 × 2 था तो 2 ही बचेगा ना। x अकेला था वो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, यहाँ x 2 था, 1 ही निकला है तो 1 बच गया है। 3 अकेला था बाहर है तो यहाँ 3 नहीं बचा है, प्लस इन दोनों में कॉमन अगर हम खोजते हैं तो 2 मिलेगा, यहाँ बचेगा x, और ये 4 है तो यहाँ का बचेगा 2। ठीक है, ये 4 है आपका, ठीक है ना।
तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे, यानी 4 के पास 2 गो 2 है, एगो कॉमन में निकला तो एगो बच गया, बराबर में 0। ब्रैकेट वाले संख्या x - 2 साथ में होगा, बाहर जो दिया है 3x + 2 = 0, ये साथ में होगा। अब हमको लिखना है, चूंकि ये जो ब्रैकेट की संख्या x - 2 है इनके बराबर में 0 है, इसलिए x बराबर -2 को उधर भेज लीजिए, +2 हो गया। पुनः आगे देखिए 3x + 2 दिया है और इनके बराबर भी 0 है, तो 3x की वैल्यू -2 होगा, क्योंकि +2 उधर जाके -2 बन जाएगा। x का मान निकालना है तो -2 के बटे ये 3 हो जाएगा, ये 3 जब हटेगा तो बटे में जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच यहाँ गुणे का चिन्ह, और गुणे से जब संख्या पक्षांतर होती है तो भाग में जाती है, बटे में जाती है। ठीक है, तो x का मान एक 2 निकला और एक क्या निकला, -2/3। इस क्वेश्चन में कहा था इसको हल करने के लिए, तो हमने हल कर लिया, x बराबर आ गया 2, -2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर के बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो जरा सा हम लोग मूलों के प्रकृति के बारे में देख लेते हैं, जो हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा किया था कि कब मूल हमारे बराबर होते हैं। तो हमने बताया कि b² - 4ac की वैल्यू जब 0 के इक्वल हो तो मूल हमारे बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जरा सा हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। आपसे मूलों की प्रकृति बहुत पूछता है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए आप 4 नियम को याद रख लीजिएगा। यहाँ मैंने 4 नियम लिखा है, इन चारों नियमों को याद रखिएगा। पहला नियम ये है कि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। दूसरा नियम में भी b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। तीसरा नियम में b² - 4ac 0 के बराबर होगा। चौथा नियम में b² - 4ac 0 से छोटा होगा। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो सेम हैं, 0 से बड़े, लेकिन ये सब तो अलग अलग हो रहा है, ये दोनों सेम क्यों हैं? सेम नहीं है, जरा सा कंडीशन को आगे देखिए। b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा जो संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे बहुत से हमारे संख्याएं मिलते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। तो b² - 4ac का मान भाई 0 से बड़ा चाहिए, तो इस तरह की संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ भी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा, तो इस तरह की संख्याएं होनी चाहिए। ये तो 0 से बड़े हैं, तो b² - 4ac जब 0 से बड़ा है, और वह जो 0 से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? परिमेय होंगे, परिमेय होंगे। और क्या होंगे बताइए? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर जो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो वह कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कौन है? 1 है, 4 है, आगे आपको क्या मिलेगा? 8 के बाद 9 मिलेगा, 9 भी हमारा पूर्ण वर्ग है ना। 1 का ये वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है। तो इस तरह से अगर संख्याएं हमारे मिलते हैं जो पूर्ण वर्ग के रूप में संख्याएं हैं, तो वह हमारे क्या होंगे? उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल आप लिखेंगे वास्तविक होगा, परिमेय होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल हमारे वास्तविक होंगे, लेकिन परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा।
और भिन्न भिन्न होगा, और क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या नहीं है, 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इस कंडीशन में हमारे जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन वो अपरिमेय होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है भाई, 0 से बड़ा संख्या केवल यही नहीं है, रूट में हमने 2 लिखा, रूट में 3 लिखा, रूट में हमने 5 लिखा, ये सब के सब मेरे 0 से बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, ये नहीं कि खाली यही संख्या मेरा 0 से बड़ा, ये सब के सब मेरे 0 से बड़ा संख्या है, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 आ जाता है तो बता दिए कि मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है तो उस कंडीशन में मूल हमारे काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब होता है वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये 4 नियम को याद रखिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा कब होगा, जब x के मान माइनस चिन्ह में आएगा, ऋणात्मक। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस चिन्ह में आवे, किस चिन्ह में आवे, माइनस चिन्ह में। अगर कोई भी संख्या माइनस चिन्ह में आती है तो 0 से छोटा मानी जाती है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा कब माना जाएगा, जब वो माइनस चिन्ह में आवे। मान लीजिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर रहे हैं और माइनस का 5 आ गया, तो ये 0 से छोटा है ना, उस कंडीशन में इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन के कहने का मतलब। तो हमने मूलों की प्रकृति को आपको समझा दिया। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे, चूँकि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। इसलिए हम मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो 2 मूल दिख रहा है ना अल्फ़ा और बीटा, उनका हम योगफल निकाल रहे हैं। तो योगफल का मतलब उनको जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मूलों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक माइनस 3 दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस। तो 3/2 हो गया मूलों का योगफल। अब हम मूलों का गुणनफल जब निकालेंगे तो इन दोनों मूलों का गुणा हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल होगा। और इसके लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आप देखेंगे तो यहाँ 5 दिख रहा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिख रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। आप चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब जिसका मान कहा है उसको नोट करिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसी का मान आपसे कह रहा है, बताइए। इन दोनों में देखिए अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी है, तो हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन निकलेगा तो अल्फ़ा 2 था, एक अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ देखेंगे तो बीटा 2 था, एक बीटा बचेगा। अब हम अल्फ़ा बीटा का मान अभी 5/2 निकाले हैं, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने 3/2 निकाला है, तो 3/2 लिख लेंगे।
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2 रखें। अल्फ़ा बीटा का मान 5/2 था, 5/2 रखें। इन दोनों के बीच ये ब्रैकेट के यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा है तो मैंने यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब 3 का 5 में गुणा होगा तो 3 × 5 = 15 होगा और 2 दूनी कितना होगा 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 11 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 12 को देखते हैं और इसी पर 12 के बाद इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, का एक मूल क्या है -2 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। इसलिए तो ध्यान से समझिए, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, 2 मूल में से एक मूल हमारा ऑलरेडी दे दिया है। द्विघात समीकरण के जितने मूल होते हैं वह मूल इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि वह मूल अगर जो हम x के स्थान पर रखेंगे तो बराबर के बाद जो संख्या दिख रहा है वही संख्या इधर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं और उन दोनों मूलों को द्विघात समीकरण में हम बारी बारी से पुट करेंगे तो बराबर के बाद तो 0 होता है, तो बायां साइड में भी उसको पुट करने से बायां साइड को 0 बना देगा, उसका आंसर 0 ला देता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका मूल है -2 ना, वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। हम x बराबर क्या रखेंगे -2, क्योंकि x का ही ये मान है तो इस क्वेश्चन में रख लेंगे। -2 x के जगह रखेंगे, स्क्वायर है लगा देंगे। फिर 2 के बाद देखिए x है तो -2 रख करके माइनस में p = 0। -2 का स्क्वायर तो +4 होता है, प्लस और -2 का गुणा करने से -4 हो जाएगा, माइनस में p = 0। ये देखिए 4 से मेरा 4 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो p बराबर हमारे पास क्या बचा, 0। तो इस क्वेश्चन में p का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। हमें p का मान ही ज्ञात करना था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 से 12 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नेक्स्ट अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। क्वेश्चन नंबर 13 से हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।